अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। तुम्हें अकरम ने बताया कि मैं क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी लेने के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। ये इस पे स्टार्स क्यों बने हुए हैं? इन पोजीशंस पर पहले से कोई ना कोई काम कर रहा है, तो ये पोजीशंस खाली नहीं है। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैनेजर की पोस्ट चाहिए मुझे। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर कोई पहले से बैठा हुआ है, तुम उस पोजीशन पर कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकलवाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ये बताओ कि ये लिस्ट मुझे किसने दी? तुमने? हाँ, लेकिन जेनी, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट दी और मैंने अपने पसंद की पोस्ट चूज कर ली। अब आगे क्या करना है वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी। वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है। कल से आपका ऑफिस शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि अनन्या के माता पिता आए हुए थे, तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपना चेक से पैसा निकालने के लिए बैंक चला आया। मुझे वो चेक से पैसे निकलवा। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। अरे देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वह अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वह अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम के लिए आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। चेक से तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेकिन ऐसे प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। क्या हो रहा है? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोड़ दो इसे। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए।
जी सर। कम। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए ना। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम का तुम कैप्टन हो टाइगर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस उसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूं। जी। टाइगर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो? अभी नहीं, अभी तो आया है। थोड़ा उछलने कूदने दो, पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ? और कौन था ये आदमी जो टाइगर का नाम सुन मन ही मन एक नई प्लानिंग कर रहा था? टाइगर, मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसकी ये हिम्मत! अभी खबर लेता हूँ। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। प्रणव अंदर आओ। इतने में प्रणव वहां आया। क्या किया तुमने? असाइनमेंट के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। यू विल बी फायर्ड। सर लेकिन मैंने क्या किया है? नौकरी से निकाल दूंगा ये तो सुन लिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा वो सुना ही नहीं दिया। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा। ये चेक अकरम सर का है, इससे अच्छे से जोड़ना, और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा बाहर भगाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बैंक में जाकर काम नहीं कर पाओगे। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था, और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने न जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे टाइगर, आप इतने साल कहाँ थे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस तो आ गया, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं। हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल के रहना होगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ,
इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा। तब तक तुम गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल के बारे में हमें पता लगा, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके हो। डीके तुम्हारे सामने का इक्का, पार्कर, अलाइन, ये 3 बाकी हैं। अलायना मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर है। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलायना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों है उसमें। मैं कुछ समझा नहीं। जिद्दी है। उसकी जिद के आगे मुझे अपनी जिद भी कम लगती है। कहने को तो हमारे ग्रुप में बस वो एक लड़की है, लेकिन उसे पढ़ पाना हम में से किसी मर्द के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है, अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलायना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पटका है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलायना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूं मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब। बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जी बिलाना। और जोक तो बिल्कुल भी मत मारना। जोक मारने वालों को जान से मार देती है वो। वैसे तुम्हें अब एक गाड़ी की जरूरत है टाइगर। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, तुम यहां से सीधा ग्लोब मोटर जाओ, वहां एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे मैं अभी भर रहा हूं, बाकी जब तुम गद्दी संभालोगे तो उसका डबल दे देना मुझे। ओके, थैंक यू। उसने बैंक से पैसे लिए। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अभिनव ग्रेवाल? मैं ही हूं अभिनव गढ़वाल। भाई साहब, आइए प्लीज, चलिए। कुछ देर बाद अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था।
ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हेलो, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। अभिनव ने चाहत को अकरम की पार्टी में देखा था। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखे जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा था। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यही बुला लेती हूँ, दूर से ही सही। जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसे क्यों परेशान करना? तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। क्या तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी, ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई। बिजनेस में अकरम किसी की नहीं सुनता, समझे? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं। टाइगर? अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम। हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूं। तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो प्यार से कह रहा हूँ, निकल लो। अभिनव कुछ पल के लिए चुप रहा। वो देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत के पीछे पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक वेल टू डू फैमिली से आती हो, बट डोंट माइंड, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट, राइट? कहा किसी ने ज्ञान देने को। हाँ, चल निकल। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई वुड से यू डोंट डिजर्व सच डाउन मार्केट बॉयज, जिसके बाप ने उसे पैदा करके छोड़ दिया। अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। कम। हाँ? जैसे ही वो अभिनव के बाप पर गया, अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। क्या कहा तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया? वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या हो रहा है ये सब? ये एक रेप्यूटेड होटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। मैनेजर, ये कैसे कैसे लोग आते हैं तुम्हारे होटल में? अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। इतना मारा मुझे, देखो देखो, नाक मुंह सब तोड़ दिया इसने मेरा। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर ने बोला, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर पे हाथ उठाने की? ये हमें परेशान कर रहा था, मैं तो इसके मूवी नहीं लग रहा था। बार बार वार्न करने के बावजूद भी पीछे नहीं हटा। मेरे पिता के बारे में बेफालतू की बातें कर रहा था। क्या ये सही है? ये गलत बोल रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? सर, जो भी हो, पहले आपको इनसे माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी?
मैं माफी मांगू, ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड दोनों से। माफी मांग। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बिना माफी मांगे तो तुझे मैं इस होटल से जाने भी नहीं दूंगा। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पे सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चलो। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसके दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है, तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत प्यार कर, संभाल ही नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब तो चाहत भी अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। चाहत को न जाने क्यों ये आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। अभिनव, अभिनव। हाँ, कुछ कह रही थी तुम? तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या। हाँ, अनन्या। नहीं, मैं उससे झूठ क्यों बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बट यू नो व्हाट चाहत, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। तो तुम तो जानती हो मैं अनन्या का पति हूँ, घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा ना तो मेरी जान ले लेगी, और वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मैं लेट आऊँ, उसको शक होने लग जाता है। शक तुम पे? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है, तुम्हारा ख्याल तक नहीं आता उसे, तो वो तुम पे शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूँ, मगर फिर भी अभी तो मुझे जाना होगा। तुम्हें घर छोड़ दूँ? हम फिर कब मिलेंगे जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। उन लोगों के पास पहुंचने पर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़की को मार रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे को? उससे क्या मतलब? मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा रहना चाहता है ऐसे ही, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दे। शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती। वैसे भी सब इन्होंने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था।